So this is your first lecture, and I'm going to introduce you what basically the Salesforce is, and what is this training is all about, and what's the cloud technology, what is the duration maybe of this training, what's the scope, and everything apart from this, whatever you want to ask me, you can ask me at the end of session. We are going to have this Q&A. So I consider this to be the very first day. मैं training normally जब शुरू करता हूँ, जैसे कि maybe Alan has clear you so many things regarding this. We usually have this a span of 5 to 7 days. We usually give you this as a demo. आप चाहें तो इस डेमो को you can simply see and then decide कि whether you when you want to continue this training or not. So that's really up to you, but at least you have to decide this. You at least have 5 to 6 days for this. So and myself also मैं इस चीज से believe करता हूँ कि just 1 day and 2 days not enough to understand this particular technology. You should at least have this 5 to 7 lectures with me. Then only you will be able to understand what the Salesforce is all about, what is this technology, and precisely what's the scope of this technology. Now, it's a very big deal. और इसको समझने के लिए ना 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा that's not at all sufficient. मैं कितना समझा पाऊंगा आपको और आप कितना समझ पाओगे उसमें से. So it's always better to let's continue this for 5 to 6 session. This much session is sufficient. We usually have 1 to 1.5 hours maybe. Usually on a day we usually have this 1 to 1.5 hours. तो इतना अगर आप 5 दिन तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली यू आर गोइंग टू गेट 7 to 8 hours. 7 to 8 hours में फिर ये डिसाइड करना सही रहता है कि व्हाट द सेल्स फोर्स इज और हम इस ट्रेनिंग को क्यों जाएं नहीं जाएं. अगर हम जाते हैं तो किसमें हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, व्हाट कैन वी गेट आउट फ्रॉम दिस. और दूसरा कि फिर मैं जो आपको समझा रहा हूँ तो क्या ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए 5 से 6 दिन करीब करीब लगता है. बिकॉज क्या होता है कि देखो मैं काफ़ी सारे लोग रहते हैं, मैं हर किसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे नहीं कर सकता. मेरा अपना एक रोल है, मेरा अपना एक बैंडविड्थ है, मैं उसमें बात करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ इसको जितना हो सके ऊपर नीचे करके फ्लक्चुएट कर सकूँ, जितना हो सके उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके कंसेप्ट को आपके सामने ला सकूँ. पर चीज़ें अगर कुछ टेक्निकल है तो फिर वो टेक्निकल ही है और जितना हो सके मुझे उसको कंसेप्चुअल ही समझाना पड़ता है. सो ये आने वाले 5 से 6 दिन जो है, आज मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक ही चलने वाला है. सो फ्राइडे तक आप काफी कुछ सीख चुके होंगे, फ्राइडे तक आप सेल्सफोर्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, मेरा टीचिंग के बारे में आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ वेदर यू आर कंफर्टेबल और नॉट. ऐसी काफी सारी चीजें होंगी और बेस्ड ऑन दैट फिर आपके पास सैटरडे संडे है, आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू इन दिस ट्रेनिंग और नॉट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक और फिर धीरे धीरे जो कुछ भी मुझे समझाना है रिलेटेड टू सेल्सफोर्स और रिलेटेड टू द ऑल इंट्रोडक्टरी पार्ट वो सब यहाँ पे धीरे धीरे करके कवर हो जाएगा. सो see in the IT, information technology, in the IT there are basically 2 different kinds of applications that we use for the business automation process. Now let me tell you what is the role of software. First of all, software का क्या रोल है बिजनेस में. सॉफ्टवेयर का रोल है बिजनेस में, मतलब अगर सॉफ्टवेयर का कोई रोल है तो वो है ऑटोमेशन के लिए. अब ये बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है. देखिए आपने बहुत जगह ये चीज देखा है, मतलब it's very common, if you go to any shopping mall, if you go to any pharmacy, if you go for any sort of shopping, अगर आप कहीं जाते हो तो you have seen that these guys, now they use this they have some software, they have some sort of application with them, and that particular application is used to keep the entire data of their business, and then it going to provide. जैसे आपने देखा होगा अगर आप किसी मॉल में जाते हैं कपड़े वगैरह खरीदने के लिए या फिर कोई भी चीज अगर आप खरीदने जाते हो, सो व्हाट आर द ऑफर्स वगैरह उस पर वो सारी चीजें लिस्ट आउट हो जाती. काफी बड़ा डेटाबेस होता है जो कोई सॉफ्टवेयर हैंडल करता है. और टू हैव दैट बिजनेस ऑटोमेशन है ना, तो बिजनेस की जो डिसीजंस है, बिजनेस रिलेटेड ये जो एक्टिविटीज होती हैं, एक बिजनेस को रन करने के लिए जो भी डे टू डे एक्टिविटी लगती है, तरह तरह की बहुत बहुत सारी चीजें होती है. मतलब एक सॉफ्टवेयर में काफी अलग अलग किस्म के एप्लीकेशंस हो सकते हैं. तो इन ऑटोमेशंस को, इन एप्लीकेशंस को रन करना, इन एप्लीकेशंस को डिजाइन करना, दैट इज द पार्ट ऑफ आईटी. वी एज एन आईटी गाय, व्हाट वी यूजुअली डू, we develop the applications. What sort of application? It depends on the requirement. So according to the requirements, few mics are on. मैं उन्हें mute कर रहा हूँ, like Jayant is this and this Moto G, I don't know who's this. So whenever we develop an application in the IT, whenever we develop an application, that is purely and purely based on the requirement of the end user.
ठीक है, एक ही किस्म के एक ही तरह का सॉफ्टवेयर, एक ही तरह का एप्लीकेशन आप हर किसी को नहीं चिपका सकते। हाँ, इफ द रिक्वायरमेंट इज समहाउ इक्वल, तो कुछ एप्लीकेशंस को अपन कॉमन कर सकते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी को कॉमन कर सकते हैं, बट सी ऑलवेज इट्स ऑलवेज एवरी टाइम वी नीड टू कस्टमाइज दिस एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द एंड यूजर। तो हमारे एंड यूजर कौन रह सकते हैं? हमारे एंड यूजर्स बहुत अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। हमारे एंड यूजर कोई बहुत छोटी सी फर्म, कोई स्टार्टअप, कोई एक छोटा सा शॉप हो सकता है, से लेकर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई पावर जनरेशन का एक बिग जायंट तक हो सकता है। सो सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट हर जगह है, एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट हर जगह है। आपने देख चुका है इसको, मतलब मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द बिजनेस आज की डेट में सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन पे रिलाई करते हैं। So whenever we talk about, whenever we talk about the applications, whenever we talk about the software solutions for the business automation process, so broadly there are two categories. Broadly there are two categories of applications. Softwares की दो कैटेगरी होती है, मैं जितना हो सके सिंपल करने की कोशिश करूंगा इस चीज को। सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की दो कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी है ऑन प्रीमाइस या फिर ऑन डिवाइस एप्लीकेशन। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, on premise या फिर on device application. The second category of the application could be on demand, या जिसको कहा जाता है on cloud, या in simple a cloud application. ठीक है, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में पाए जाते हैं। ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन या फिर जिसको ऑन डिवाइस एप्लीकेशंस भी बोला जाता है। The second category is cloud application या फिर on demand application, on demand, on cloud या simple cloud application. These are the two general categories of applications. And believe me, whatever the kind of software you have seen, आपने जो भी सॉफ्टवेयर देखा है, ठीक है, आप कभी मेड प्लस में गए, आप कभी बिग बाजार गए, आप कभी मैक्स गए, आप कभी पैंटालून्स गए, आप कभी कोई भी मॉल गए, तो यू हैव सीन कि वहां पे लोग जो है एंट्री कर रहा है और वो कुछ ना कुछ उसके हिसाब से आपको बिल जनरेट करके दे दे रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क यू फॉर योर मोबाइल नंबर ऑल्सो, सम सॉर्ट ऑफ मेंबरशिप्स भी आपको मिल जाती है कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दीजिए। इफ यू हैव परचेस समथिंग इन द पास्ट ऑल्सो, वो बोलेगा कि यार वी सर वी आर यू हैव दिस मच ऑफ पॉइंट, and if you can ask me, I can redeem for that also, or maybe if you want to keep it for the future also. तो इस तरह से ना आजकल क्या होता है, कस्टमर रिलेटेड काफी सारे डेटाबेस मेंटेन किया जाता है इन ऑर्डर टू हैव अ गुड फेथ, इन ऑर्डर टू हैव बिजनेस ग्रोथ विद द कस्टमर। बहुत सारी चीजें मेंटेन होती है। तो आपने करीब करीब हर जगह देख रखा है यार, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत नई सी बात आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ही मतलब जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ। बस ये है कि आज आपको ये पता चल रहा है कि जिन सॉफ्टवेयर को आपने देखा था, जिन एप्लीकेशंस को आपने देखा था, तो जहाँ कहीं भी आपने देखा उसको बिग बाजार में या जितने भी मैंने नाम लिए, तो उनमें दो कैटेगरी आती है। या तो वो एप्लीकेशन ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन हो सकता है, और अगर कंपनी एडवांस है, कंपनी काफी वो पर्टिकुलर क्लाइंट अगर काफी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, तो फिर वो ऑन क्लाउड एप्लीकेशन होगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स विद द ऑन क्लाउड। तो ये मैं डिफरेंस पे आने ही नहीं वाला। हाँ, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि जितनी भी चीजें आपने देखी आज तक, या तो ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन था या फिर ऑन डिमांड या फिर ऑन क्लाउड एप्लीकेशन था। सो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस ऑटोमेशन एप्लीकेशंस जनरली। ठीक है, एक ऑन प्रीमाइस, दूसरा ऑन क्लाउड। चलिए, अब ये क्या होता है ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन, क्या होता है ऑन क्लाउड एप्लीकेशंस, क्या ड्रॉबैक्स हैं ऑन प्रीमाइस के, और क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं आपके क्लाउड एप्लीकेशंस के, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक डिफरेंस, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट मोस्ट एंड सबसे रिजिड डिफरेंस अगर कोई है बिटवीन द ऑन प्रीमाइस एंड ऑन डिमांड एप्लीकेशन, वो ये है, एवरी ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन, every on-premise application requires a pre-installation. इसका मतलब ये होता है कि whenever you want to use any on-premise application, you first need to install it. आपको उसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करना। Your device could be a desktop, your device could be laptop, your device could be your tab, or maybe it could be your mobile phone. ठीक है, whatever. It all depends what kind of application you want to use. ठीक है, हाँ, लेकिन जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं, ऑन प्रीमाइस की बात कर रहा हूँ, the basic requirement is you first need to install that particular application into your device. अब ये भी मैंने कोई अनोखी बात नहीं बोली। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजें वही है जो आपने देखा हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल्स वही हैं जो आपके आसपास हैं, बस ये है कि उनका कुछ नाम है, उनके कुछ टेक्निकल नाम है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा कोई बहुत नई सी चीज नहीं बता रहा हूँ, हालांकि अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे सोचें, तो मैं वही बातें कर रहा हूँ जो आपने आज तक देख रखी है, ठीक है, बस मैं उसको कैटेगराइज कर करके तुम्हारे सामने में ला रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई
एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे अगर आपने एप्लीकेशन यूज़ करना है, तो आप यूजुअली प्ले स्टोर्स पे जाते हैं एंड्रॉइड पे, एप्पल का अपना होता है, एप्पल का जो भी प्ले स्टोर होता है वहाँ से, या इस तरह से होते हैं, अपने-अपने प्ले स्टोर्स होते हैं, काफ़ी जगह होते हैं। तो व्हाट यू यूजुअली डू कि आप वो एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड करते हो अपने डिवाइस पे और फिर आप उसको यूज़ करते हो। ये तो हो गया आपके मोबाइल की बात या फिर टैब की बात। अगर आप लैपटॉप पे हैं, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं, तो फिर यूजुअली कोई भी एप्लीकेशन जो भी आपको यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एमएस ऑफिस यूज़ करना है, तो आप ऑफिस का सूट डाउनलोड करते हैं या फिर कहीं से आपको सीडी वगैरह से जैसा भी होता है, लेकिन आप उसे इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले आप उसे इंस्टॉल करते हो और उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपने देख रखे हैं और आप ये भी जानते हैं कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले, भाई मुझे इसको अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। So such type of application which actually requires a pre-installation, and every such kind of application which actually requires a pre-installation. If you want to use that application, you need to install it. And before, without installing it, आप उसको use नहीं कर सकते boss. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सी एमएस ऑफिस, ऑटोकैड, एक्रोबैट रीडर पीडीएफ के लिए, स्काइप में भी अगर आपने से किसी ने यूज किया, अगर कोई प्रोग्रामिंग जानता है तो मे बी सी सी प्लस प्लस, जावा, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, डॉट नेट के सूट, एसक्यूएल है ना, या फिर ओरेकल्स, इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आपके आसपास ही हैं और आपने शायद देखे हों, देखा नहीं तो नाम सुना हो, कुछ नहीं तो मोबाइल पे तो मेरे ख्याल आप लोगों ने प्ले स्टोर से सभी ने करीब करीब, अगर आप नॉन आईटी भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ तो इंस्टॉल किया ही है ना। वैसे कोई भी एप्लीकेशन जो आपने पहले इंस्टॉल किया और बाद में यूज किया, पहले इंस्टॉल किया और बाद में यूज किया, दैट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन. That particular application is called as on-premise. So every on-premise application requires a pre-installation. That's it. ये पहली बात. The most important difference between on-premise and on-demand is this. First of all, you need to install this. On-premise के केस में you first need to install the software. On-demand में क्या होता है या फिर cloud applications क्या होते हैं? On cloud, whatever. See, every cloud application, whatever the cloud applications you are using, first of all, it doesn't require a pre-installation. You not at all required to install the software. If you want to use the application, you can directly use the application without any installation. Yes, Shweta. Yes, Shweta. You have any question? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. Yeah, it's all due to my internet. I'm very sorry for this because this is something beyond my Okay, control. sir. Okay. It's whenever it happens, It's just okay. tell me. Whenever it happens, just tell me. I am going to repeat that point. This is what I can do. तो अगर कैसा कभी भी होता है ना, तो प्लीज एक्नॉलेज मी ऑन द चैट. आप मुझे चैट पे एक्नॉलेज कर दो, जस्ट वॉइस ब्रेक हो गया ऐसा कुछ भी. सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिपीट दैट पॉइंट. ठीक है, मैं उस पॉइंट को रिपीट कर दूँ. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस. हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे, the major difference between an on-premise and a cloud application is that cloud application does not at all require an installation. आप किसी cloud application को, किसी भी cloud application को use करना चाहते हैं, you can directly use it. Now how you are going to use it? अगर आपके पास application installed ही नहीं है तो कैसे use करोगे? There are only two things required. These are the only two things required to access any cloud application. Only these two things. What is that? A browser and an internet. You must have internet in your device. And you must have a browser to access that internet. अब ब्राउजर्स तो बहुत कॉमन है यार. आप कोई भी डिवाइस आज की डेट में ले लो, आपके पास आप मोबाइल फोन अगर आप लाते हो, सो एवरी मोबाइल फोन हैव इट्स ओन ब्राउजर. अगर आप उसमें गूगल क्रोम बाद में इंस्टॉल करते हो या फिर आप दूसरा कोई भी मॉजिला बाद में करते हो ना, फायरफॉक्स वगैरह, बट एटलीस्ट दैट मोबाइल फोन कम अप विद अ डिफॉल्ट ब्राउजर. जैसे आपने वीवो का फोन लिया तो वीवो में अपना खुद का ब्राउजर होता है, सैमसंग में अपना खुद का ब्राउजर होता है. सो एवरी डिवाइस कम्स अप विद अ डिफॉल्ट ब्राउजर. In the laptop also there are internet explorers वगैरह ये होते हैं. फिर आप you can even download the Mozilla, you can even download the Google Chrome, whatever you want, तो having a browser is not that much a big deal. ये बहुत बहुत ही कॉमन बात है. एंड सेकंड इज व्हाट, इंटरनेट. यू मस्ट हैव द इंटरनेट. सी, बिकॉज इंटरनेट इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट, है ना. अगर आप ऐसा मत सोचो कि इंटरनेट नहीं है तो फिर एक्सेस हो जाएगा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. every cloud application can be accessed with the use of only two things, browser and internet. अब अगर आप, मैं 10 साल पहले आज किसी को ये बात बता रहा होता कि यार ब्राउजर और इंटरनेट बहुत जरूरी है, तो मे बी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे कि सर इंटरनेट इज नॉट कॉमनली अवेलेबल एवरीवेयर, सो दैट इज व्हाई आई डोंट सजेस्ट कि हमको क्लाउड एप्लीकेशन पे जाना चाहिए. उससे अच्छा तो ये है कि मैं उसको इंस्टॉल कर दूं.
and I can use it everywhere. Because in my country we don't have internet everywhere. If I go into the rurals, I hardly found the internet. बट आज वो वक्त नहीं है यार, है ना? आज हम टेक्नोलॉजी में काफी आगे आ चुके हैं, वो कंट्रीज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुके हैं। वी आर प्लानिंग फॉर द 5G, है ना? अभी 4G पे हम पूरी तरह से नहीं आए हालांकि, बट प्लानिंग तो कर लिया है हमने, है ना? मोबाइल फोन्स तो 5G आ चुके हैं मार्केट में, आप लोगों ने शायद में खरीदना भी शुरू कर दिया होगा। सो वी आर प्लानिंग फॉर टेक्नोलॉजी, हम काफी आगे आ चुके हैं। हम 4G 5G 3G में काफी आगे आ चुके हैं। क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग दैट फैसिलिटी इंटरनेट एंड ऑल। नाउ वी कैन एटलीस्ट assume कि ऑलमोस्ट इन इंडिया एंड एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर ऑफ अवर कंट्री, एवरी कॉर्नर ऑफ अवर सिटी, वी हैव दिस इंटरनेट। तो अभी ये चीज तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये कोई बहुत बड़ी चीज है। अभिजीत, योर माइक इज डिस्टर्बिंग मी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर मैं 10 साल पहले आपकी बैच ले रहा होता और आप अगर मुझसे ये क्वेश्चन करते कि सर इंटरनेट इंडिया में सब जगह अवेलेबल नहीं है, तो शायद मैं आपकी बात से एग्री हो जाता था। लेकिन आज ऐसा सीन नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा कंट्री काफी आगे आ चुका है, हमने काफी तरक्की कर ली है इन कुछ सालों, और टेक्नोलॉजी में अभी हम काफी आगे पहुंच चुके हैं। सो नॉट एटलीस्ट अभी तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आप कहीं भी जाओ, और वैसे भी जियो आने के बाद तो करीब करीब पूरे देश को ही इंटरनेट मिल चुका है। सो कुछ ना कुछ रेवोल्यूशंस कोई ना कोई कंपनी हमेशा लेके आती है, तो वैसा जियो ने हमारे यहाँ किया है। सो नाउ हैविंग दिस इंटरनेट इज नॉट एन इशू, और ब्राउजर तो खैर हर डिवाइस में अवेलेबल है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि फ्रॉम एवरीवेयर वी कैन नाउ एक्सेस द क्लाउड एप्लीकेशंस, ठीक है? तो अब इसके फायदे, क्लाउड एप्लीकेशंस के फायदे और ऑन प्रीमाइसेस के नुकसान, ये मैं सेम चीज एक ही तरह से कवर करने वाला हूँ। मैं आपको किस तरह से मोटिवेट करके आगे बढ़ाने वाला हूँ, मैं वो बता देता हूँ कि मेरी लाइन और लेंथ क्या रहेगी। मैं आपको कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस करूंगा ऑन प्रीमाइसेस की, ड्रॉबैक्स, ठीक है? और मैं उसी ड्रॉबैक को एज एन एडवांटेज आप लोगों के सामने में सर्व करूंगा क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है? तो मैं इस तरह से आपको लेके जाने वाला। चलिए, सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था, यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है। आपको जो भी एप्लीकेशन है आप उसे इंस्टॉल करें। अब देखिए, जहां बात होती है इंस्टॉलेशन की, जहां बात होती है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करना है, तो अगर हम किसी एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो देखिए हर सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है? अब कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, तो ये नॉर्मली सॉफ्टवेयर के फीचर्स में लिखा हुआ रहता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर की डिटेलिंग देखते हैं तो वहाँ मेंशन रहता है कि इसका रन टाइम मेमोरी इतना इतना इस मेमोरी को कंज्यूम करता है। रन टाइम इज योर रैम मेमोरी, सम टाइम इट्स फ्लैश मेमोरी, व्हाटएवर, ठीक है? तो अगर हम बात कर रहे हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप की, तो वी कैन इग्नोर दिस, हम ये पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए बिकॉज यूजुअली अवर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप हैव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मेमोरी, बहुत बड़ा मेमोरी होता है हमारे पास में। यूजुअली वी हैव दिस वी हैव दिस एसएसडीज, वी हैव दिस हार्ड डिस्क, हमारा रैम का साइज भी अब बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इन दैट केस वी कैन समहाउ वी कैन इग्नोर दिस कि ठीक है, इंस्टॉलेशन करेगा तो मेमोरी लगेगा यार, मेमोरी लगेगा तो ठीक है ना, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेमोरी, आई एम हैविंग दैट 8 GB 12 GB ऑफ रैम, आई एम हैविंग दैट 256 GB ऑफ एसएसडी, देन आई एम हैविंग दिस 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क। इतना मेमोरी है, क्या करूंगा मैं इतना मेमोरी का? ऑलरेडी मेरा डेटा कम है, और मैं कितना भी स्टोर कर लूँ मेरा डेटा ही नहीं भरता है। तो ठीक है ना, इस एप्लीकेशन ने थोड़ा बहुत मेमोरी ले भी लिया, तो मुझे क्या नुकसान होता है इससे? कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई इशू, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिवाइसेस जहां पे कि मेमोरी स्ट्रक्चर इज वेरी रिजिड, है ना, मेमोरी इज वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, लाइक टैब, लाइक योर मोबाइल फोन, द मेमोरी इज नॉट एक्सपेंडेबल, मेमोरी एक्सपेंडेबल नहीं है, ठीक है? योर रैम एंड फ्लैश मेमोरी इज नॉट एक्सपेंडेबल, व्हाट यू कैन एक्सपेंड एक्सटर्नल मेमोरी चिप आप लगा सकते हो, बट दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर रन टाइम मेमोरी, रिमेंबर दिस, ठीक है? तो जहां पे मेमोरी एक्सपेंडेबल नहीं है, जहां पे वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ, जहाँ मेमोरी काफी लिमिटेड है, तो वहां पे फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करें। और रिमेंबर, अब ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बड़ी कॉमन सी टर्म है, ये तो कोई भी बच्चा भी आपको बोल सकता है, और आपको एग्री होना पड़ेगा इस बात पे। जिसने बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज किया है वो इस चीज पे एग्री है। अगर आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे अपने डिवाइस पे, तो आपका डिवाइस स्लो हो जाएगा, आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस घट जाएगा, उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। व्हाई? बिकॉज आपका रैम का साइज कम होता चला जा रहा है, एंड व्हेनेवर एन एप्लीकेशन रन्स इट सर्टेनली रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ मेमोरी, एंड द मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन रन्स इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मेमोरी। आपके पास मेमोरी लिमिटेड है। सो जब हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी की, when we are talking about the devices that we kept with our pocket and we move from here to there and we access the applications, ठीक है? See, every time we cannot keep our laptop and desktop with us, है ना? मैं हर जगह अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को लेके घूमूंगा नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगर मैं क्लाउड पे हूँ तो जरूरत ही नहीं है, ओके, जरूरत ही नहीं है। Why should I always keep my desktop and laptop with us when I can access an application on the mobile phone?
तो मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन्स की और मैं बात कर रहा हूँ टैब डिवाइस की, so that these two devices has limited amount of memory. The more number of the more number of application you install over there, the lesser the amount of your memory is going to be reduced. That is why on that devices this must be a point of discussion. यहाँ पे तब discussion होना जरूरी है। तो जब बात करते हैं आप डिवाइसेस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की, यानी ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन की, तो याद रखिए कुछ कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस हैं जिसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं मोबिलिटी वाली, स्पेशली और मोबाइल्स या टैब, जहां पे इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि when you install anything inside the local device, when you install anything on the local device, is certainly going to consume some amount of memory, and the more number of device, more number of application when you install, it's obviously going to consume more amount of memory. It's obviously going to consume more amount. So ये पहला ड्रॉबैक था, ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा, द सेकंड, अच्छा ये ड्रॉबैक है, नाउ दिस इज द सेम एडवांटेज इन द क्लाउड आल्सो। मैंने कहा ना एक तरफ ड्रॉबैक लूंगा, उसी को मैं एडवांटेज में कन्वर्ट करके ऊपर। क्लाउड में आपको इंस्टॉल नहीं करना है कुछ भी नहीं, बस एक ब्राउजर इंस्टॉल कर लीजिए, कोई भी अच्छा सा ब्राउजर। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, किसने कहा आपको वही यूज करना है, एक मॉजिला इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप फायरफॉक्स मॉजिला, या फिर आप गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लीजिए। और वैसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, यूसी ब्राउजर मत कर लेना प्लीज, चाइना मेड है, डेटा चुराता है, प्लीज नहीं करना। ओके, तो ऐसे कोई भी ब्राउजर आप इंस्टॉल कर लीजिए, बस एक ब्राउजर इंस्टॉल करना है आपको, और इंटरनेट आपके पास है, यू कैन एक्सेस एनी एप्लीकेशन, आपको उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपकी मेमोरी बिल्कुल फ्री है। ये था पहला, यहाँ का ड्रॉबैक, यहाँ का एडवांटेज। दूसरा, ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन डज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल काइंड ऑफ डिवाइसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत जरूरी चीज है। देखिए, जब भी हम कोई ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, वी ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। मतलब मैं जावा पे प्रोग्रामिंग जब किया करता था, व्हेन आई यूज्ड टू डेवलप द जावा एप्लीकेशंस, जब मैं सैप पे काम करता था, तो वी गॉट दिस कि हमें ये एप्लीकेशन किस हिसाब से बनाना है। ठीक है, अगर अगर हमें एप्लीकेशन बनाना था टैब और मोबाइल्स के लिए, तो फिर पूरा अलग ही फ्रेमवर्क रहेगा, पूरा अलग, टोटल अलग, यू नो। और अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल आपके नॉर्मल एप्लीकेशन है, जैसे कि डेस्कटॉप के लिए या लैपटॉप के लिए, तो फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, जो भी आप ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन अगर आप ले रहे हैं, तो आपको ना डिवाइस का भी ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, ये कौन सी डिवाइस पर रन होने वाला है। ना डिवाइस टू डिवाइस ना ये वेरी करता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप MS ऑफिस की बात करते हैं, चलो एक कॉमन सा एप्लीकेशन, मतलब मेरी कोशिश है कि ऐसे कॉमन एग्जांपल उठा पाऊँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आप 29 लोग कौन कौन सी बैकग्राउंड से हैं, आप में से कौन से इंजीनियर्स हैं, कौन से नॉन इंजीनियर्स हैं, अगर कोई इंजीनियर है तो वो कौन सी ब्रांच। तो मैं इतना जनरली, लेकिन मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स बताने की कोशिश करता हूँ। MS ऑफिस जिस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, क्या आप एग्जैक्टली वैसा का वैसा उसको मोबाइल फोन पे यूज कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, हाँ या ना? ठीक है, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं इस वक्त। मतलब एग्जैक्टली वैसा No, sir. नहीं कर सकते हैं ना। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे ख्याल कि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं यार, देखिए, जो आप जिसकी पूरी फंक्शनैलिटी आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही मिल सकती है, बिकॉज वो उस तरह से इंस्टॉल हुआ है और वो बनाया गया है वैसा कि जब वो आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होगा तब वो अपनी फुल फंक्शनैलिटी पे आएगा। हाँ, उसका कोई लाइट वेटेड वर्जन हो सकता है, जो मे बी आपको आपके मोबाइल फोन पे यूज करने के लिए मिल जाए। तो हो सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर का कोई लाइट वेटेड एप्लीकेशन हो, एक रेप्लिका कॉपी हो, जो शायद मोबाइल के हिसाब से बनाया गया, लेकिन वैसा फुल फंक्शनैलिटी नहीं मिलता। तो एक और मेजर ड्रॉबैक है ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन के साथ, ये है कि दीज आर बेसिकली डिवाइस ओरिएंटेड, दीज आर डिवाइस ओरिएंटेड काइंड ऑफ एप्लीकेशन, और हम एक ही एप्लीकेशन को हर डिवाइसेस पे रन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। अब चलो इस चीज को कंपेयर करते हैं ऑन डिमांड से या फिर क्लाउड एप्लीकेशन से। देखिए, क्लाउड एप्लीकेशन कहाँ से रन होते हैं, पहली बात, क्लाउड एप्लीकेशन रन होते हैं ब्राउजर से। ठीक है, इफ आई गो टू दिस ब्राउजर, मैं ये ब्राउजर पे जाता हूँ, इफ आई टाइप देयर, मैं ये सब जो वेबसाइट एक्सेस करता हूँ, हाउ आई एम एक्सेसिंग ऑल दिस, आई जस्ट टाइप वन URL, login.salesforce.com, ये इंस्टॉल नहीं है मेरे में। मैं कुछ एक जैसे नॉर्मल लॉगिन होती है उस तरह से मैं लॉगिन करता हूँ, यूजुअली एक नॉर्मल लॉगिन करता हूँ, एंड आई कैन एक्सेस दिस, दिस इज अ क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब ये मुझे जिस तरह से मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ ये ब्राउजर से, ऐसा ही सेम ब्राउजर मेरे मोबाइल फोन पर भी है।
आप चाहें तो अभी आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन होगा, आपके पास गूगल क्रोम या दूसरा कोई भी एप्लीकेशन होगा, तो एड्रेस बार पे आप जरा सा सेल्सफोर्स टाइप करके देखिए, लॉगिन करके देखिए, आपको ये पेज मिलता है क्या ना, वेदर यू कैन सी दिस पेज और नॉट। आप ये जो लॉगिन वाला पेज है आपको आता है क्या, आप देखिए जरा सा इस चीज को, आ जाएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ये इट इज एज गुड एज अ वेबसाइट, दिस इज एज गुड एज एन वेबसाइट, ऑल्दो इट्स एन एप्लीकेशन बट इट्स अ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। और जिस तरह से कोई भी एक नॉर्मल वेबसाइट में एक्सेस करता हूँ और वेबसाइट जैसा लोड होती है, तो फिर वो मोबाइल पे हो, फिर वो टैब पे हो, फिर वो लैपटॉप पे हो, फिर वो डेस्कटॉप पे हो, यहाँ डिवाइस की बात ही नहीं हो रही यार, यहाँ डिवाइस की बात ही नहीं हो रही है। तो दिस इज द मेजर एडवांटेज विद द क्लाउड एप्लीकेशन। क्लाउड एप्लीकेशंस आर रिस्पॉन्सिव, क्लाउड एप्लीकेशंस आर रिस्पॉन्सिव, ये वर्ड है रिस्पॉन्सिव। जिसको थोड़ा बहुत वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह, एचटीएमएल वगैरह जिन्होंने सीखा है वो उस वर्ड का मीनिंग जानते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है इट ऑल डिपेंड्स। यहाँ पर भी देखो, मुझे दिख रहा है कुछ तो भी एग्जांपल, यहाँ पर आई कैन सी दिस, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि यू नो यू कैन एक्सेस दिस, ये एक तरह से वो दिख रहा है कि आप डेस्कटॉप पे या आप ऐसा मोबाइल फोन पे या कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो ये रिप्रेजेंटेशन है इस पर्टिकुलर पेज पे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सो आई कैन सी दिस, तो दिस इज द सेम कंसेप्ट विद एवरी क्लाउड एप्लीकेशन। अब तो ये सेल्सफोर्स को तो बाद में पढ़ना ही पड़ना है आपको। दिस इज द कंसेप्ट विद एवरी क्लाउड एप्लीकेशन। You can access any cloud application, you can access any on demand application from any sort of device. Your device could be mobile, or device could be tab, desktop, laptop, everywhere you have this browser, and with the help of browser you can access the that particular application. तो अब यहाँ पर डिवाइस की बात नहीं आती है, तो डिवाइस इंडिपेंडेंसी है, डिवाइस की कोई डिपेंडेंसी बनती ही नहीं है। नाउ अपग्रेडेशंस के कुछ इश्यूज हैं या बैकअप एंड रिकवरी, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा सेल्सफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करके दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा कि अपग्रेड कैसे होता है सेल्सफोर्स, और कैसे कोई ऑन डिमांड, या कि माइक्रोसॉफ्ट को लूंगा मैं यहाँ पे एग्जांपल में, और मैं मतलब मैं कंपैरेटिवली माइक्रोसॉफ्ट के अपग्रेडेशन को सेल्सफोर्स की अपग्रेडेशन के साथ में कंपेयर करूंगा। हाँ, एक पॉइंट और मेरे को रेस कर सकता हूँ मैं, बैकअप रिकवरी, ये 2 पॉइंट मैं बाद में रेस करने वाला हूँ। कहते हैं हर चीज का अपना एक वक्त होता है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे लेना ये मुझे अच्छे से पता है। तो मेरे हिसाब से इसका सही वक्त आगे है, जब आपको मैं सेल्स फोर्स बताऊं और जब मैं प्रिसाइसली रिलीजेस पढ़ाऊं, तब मैं आपको ये अपग्रेडेशन वाले पॉइंट पे लाऊंगा। और सेम मैं आपको बैकअप एंड रिकवरी, जब मैं सर्वर इंस्टेंसेस पे आपको लेके जाऊंगा, तब मैं आपको बैकअप एंड रिकवरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट फिलहाल मैं पेंडिंग रखता हूँ, आपके अपग्रेडेशन और बैकअप रिकवरी। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे रेस करना चाहूंगा। सी, ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जिसको आप जब इंस्टॉल करते हो, तो देखिए हर एप्लीकेशन का ना अपना, जैसे मैंने कहा कि अपना एक मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है। कि भाई मान के चलिए कि आप ऑटोकैड का बहुत नया वर्जन, या फिर आप ओरेकल 11 यूज कर रहे हैं, आप ठीक है, आप एमएस ऑफिस का ऑफिस 10 वगैरह यूज कर रहे हैं, ऑफिस 11 यूज कर रहे हैं, ओके। तो अगर आप कोई एक हाईली एडवांस एप्लीकेशन की तरफ आप, इफ यू आर यूजिंग द वेरी लेटेस्ट सॉर्ट ऑफ एडिशन ऑफ एनी एप्लीकेशन, तो फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट वैसी चाहिए आप, है ना, यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस 11 वगैरह या ऑफिस 10 यूज करना चाहते हैं, तो मे बी योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी विंडोज 10, हो सकता है विंडोज 10 उसके नीचे के ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट ना करे, दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी। अब अगर विंडोज 10 की बात आ रही है, तो विंडोज 10 के लिए फिर आपको 64 बिट का सारा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब वैसा प्रोसेसर, वैसी रैम, ठीक है, वह उस टाइप का हार्ड डिस्क, है ना, उस टाइप का बाकी सारी जितनी भी मेमोरीज होती हैं, बाकी सारे जितने भी पोर्ट्स होते हैं, वो सारे उस तरह से चाहिए। मतलब ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आज से 10 साल पुराने किसी P4 सिस्टम पे, है ना, या किसी ऐसे सिस्टम पे जिसपे मान के चलिए मेरे पास में डुअल कोर या कोर 2 प्रोसेसर था, या क्वाड कोर प्रोसेसर था, चलो, जिसके पास 1 GB की रैम हुआ करती थी, और जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज 7 वगैरह, तो क्या मैं वहां पे ओरेकल 11, ऑफिस 11, ऑफिस 10 यूज कर सकता हूँ? आंसर आएगा नो। नो, हम नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज फॉर एवरी दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप इतने इतने हायर एंड के एप्लीकेशन अगर आप यूज करना चाहते हो, तो उतना ही हाईली एडवांस आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी हार्डवेयर जिसमें मान के चलिए कि काफी पुराना इंटेल एटम प्रोसेसर है, इंटेल कोर 2 डुअल कोर क्वाड कोर प्रोसेसर है, इसका मैक्सिमम रैम साइज 1 GB या फिर 2 GB मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। हार्ड डिस्क में भी 1 TB नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 256 GB वगैरह है। लेकिन अगर मैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 डालना चाहूँ, तो क्या मैं डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, बिकॉज दैट इज हैविंग ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू विंडोज 7 या XP चलेगा। उसके ऊपर फिर मैं क्या ओरेकल 8 डाल सकता हूँ? ओरेकल 7 तक डाल सकता हूँ, 8, 9, 10, 11 नहीं डाल सकता। MS ऑफिस सूट 7
8 के आसपास, 10 उसके बाद में 10 और 11 नहीं डाल सकता। तो कैसा है, जब भी आप ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन की बात करते हो ना यार, तो ये इतना भी सीधा नहीं है। अगर ये आपकी डिवाइस पे इंस्टॉल होना चाहेगा तो पहले वो डिवाइस में झांक के देखेगा और देखेगा कि किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन है आपकी। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन उसके लायक है ना, तो ही ये सॉफ्टवेयर आएगा, है ना, ये बात है। अगर आप कोई ऐसा लेगेसी सिस्टम यूज कर रहे हो, पुराना वाला ऐसा सिस्टम जिस पे आपने आज से 10 साल पहले आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, और उस सिस्टम पे आप ये सॉफ्टवेयर डिमांड कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फॉर द लेगेसी सिस्टम्स ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप कोई लेटेस्ट वर्जन डिमांड कर रहे हो तो बॉस आपको लेटेस्ट हार्डवेयर भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहना डिपेंडेंसी बहुत है, हार्डवेयर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब यही चीज मैं ऑन क्लाउड की बात करता हूँ, ठीक है। आज मेरे पास विंडोज 10 है और मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट है। मेरे पास i7 प्रोसेसर है, मेरे पास 8 GB की रैम है, सब कुछ है, नया प्रोसेसर सब कुछ है। यहाँ पे मैं क्लाउड एप्लीकेशन भली भांति यूज कर सकता हूँ, आपके सामने मैं कर रहा हूँ। ये है, ये मेरा क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर मैं, ये मेरा सेल्सफोर्स एप्लीकेशन है, मैं यूज कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, जब मैं इस ट्रेनिंग में आया था, ठीक है, आज से 5-6 साल पहले, तब मेरे पास ये सब चीजें नहीं हुआ करती। तब मेरे पास में एक पुराना सा लैपटॉप, एक पुराना सा डेस्कटॉप हुआ करता था, और जिसमें मेरे पास मे बी विंडोज 7 या एक्सपी होता था, और वो काफी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन था। तो क्या मैं उस वक्त सेल्सफोर्स को एक्सेस कर सकता था, क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस कर सकता था? आंसर है यस, बिल्कुल कर सकता था। क्योंकि उसमें भी क्या चाहिए, देखिए, किसी भी क्लाउड सर्विस को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, आपको विंडोज 10 चाहिए, आपको लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए, आपको बड़ी सी रैम चाहिए? नहीं, आपको बस ब्राउजर चाहिए और आपको इंटरनेट चाहिए। हो सकता है उस वक्त मैं 3G 2G पे काम करता हूँ, इंटरनेट था, कम स्पीड पे था, ये भी शायद मेरे पास 3G हुआ करता था, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेम्बर, है ना, काफी पुरानी बात है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि ब्राउजर था और इंटरनेट भी था। ब्राउजर भी था, चाहे मेरा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, मे बी मैं विंडोज 7 यूज करता था, तब भी मेरे पास गूगल क्रोम था। आज भी मेरे पास गूगल क्रोम है, यहाँ पर है। तब भी मेरे पास इंटरनेट था, आज भी इंटरनेट है, स्पीड बढ़ चुकी है, सब कुछ है। आज मैं जल्दी एक्सेस कर पाता हूँ, उस वक्त मुझे थोड़ा सा वक्त लगता था। लेकिन I have this facility to use every cloud application on a legacy system also. यहाँ अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, यू कैन डिप्लॉय, यू कैन डिप्लॉय अ क्लाउड एप्लीकेशन, यू कैन यूज, डिप्लॉय नहीं बोलता, चलो यूज बोलता हूँ सीधी सादी जुबान। You can use any cloud application on a latest configuration system or maybe a legacy system. आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो ऐसे और ऐसे बहुत सारे गणित हैं, ऐसे और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आप कंपेयर करें ऑन प्रीमाइस को क्लाउड के साथ, तो ना बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए ही नहीं, क्योंकि मैं कितना खींचूं इस चीज को, है ना। एक और एडवांटेज बताता मैं आपको, देखो, बड़ी कॉमन सी बात जो अभी रिसेंटली सबने ऑब्जर्व करी, आप सबने इसको देखा है, मतलब हमने भी देखा है। वी यूजुअली यूज टू वर्क, मतलब आज से 2 साल पहले हम लोग कंपनी में जाके काम करते थे, है ना, 9 to 8, अपना 9 to 5 वाला जो अपना वर्किंग आवर्स होता था, और उसको एंजॉय करते थे। अब वो चीजें नहीं है, बिकॉज वी वी आई मीन 2 साल से 1.5 साल हो रहे हैं करीब करीब, वी आर ऑन टू द वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। अब सुनिए, आईटी में भी 2 तरह के एप्लीकेशंस डिजाइन होते हैं, आईटी में भी 2 तरह की टेक्नोलॉजी, ऑन प्रीमाइस, ऑन क्लाउड। जो लोग जावा पे डेवलप कर रहे थे ना, जावा इज ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन। जो लोग .NET पे थे, जो लोग पाइथन पे थे, ठीक है, जो लोग इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे थे जो कि ऑन प्रीमाइस है, और वहां पे जब डेवलपमेंट होता था तो आपको 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 अपने ऑफिस में जाके बाकायदा अपने सिस्टम पे लॉगिन करके ही डेवलपमेंट करना पड़ता था। यू नीड टू परफॉर्म योर टास्क ऑन योर सिस्टम। आप सभी को अपना अपना एक नोट दिया जाता था, आप सभी को अपना अपना एक सिस्टम अलॉट होता था, और उस सिस्टम में वो सारे जेन्युइन सॉफ्टवेयर रहते थे, सारी पायरेटेड नहीं चलता आई, हर चीज जेन्युइन रहती है, हर चीज सॉफ्टवेयर जो रहता है ना उसका लाइसेंस कॉपी सॉफ्टवेयर रहता है। तो आपके हिसाब से एक यूजर क्रिएट, जब आपको जब रिक्रूट किया गया तो आपके नाम से एक यूजर बना, आपके नाम से एक सिस्टम अलॉट किया गया, तो सिस्टम में वो सारे सॉफ्टवेयर अलॉट डाले गए जिस पर आपको काम करना था। दे वर ऑल ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप एक जावा प्रोग्रामर होते, अगर आप एक .NET प्रोग्रामर होते, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद में बंदा ऑफिस तो जा नहीं सकता, है ना, ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन है, काम तो उसी पे सिस्टम पे कर रहा है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने वो पूरा सिस्टम ट्रांसफर करके दिया, आपके घर तक पहुंचाया। सोचो कितना हेक्टिक रहा होगा, कितना अनसिक्योर रहा होगा कंपनीज के लिए, ना चाहते हुए भी करना पड़ा ये काम। कभी नहीं सोचा हुआ किसी भी आईटी फर्म ने कि मैं अपनी एसेट्स, अपने रिसोर्सेस को इस तरह से किसी को पर्सनली यूज करने को दे दूंगा, भले मैं उसमें VPN डाल दूं, भले मैं कुछ भी डाल दूं,
लेकिन आज सवाल तो ये कि मेरा सिस्टम मेरे प्रीमाइस से बाहर जा रहा है और बंदा उसे अपने घर पे यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑन प्रीमाइस डेवलपमेंट पे थे, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सॉफ्टवेयर लिटरली इंस्टॉल थे और उसी सॉफ्टवेयर पे काम कर, ठीक है। तो मैं आपको आपके घर के लैपटॉप पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को नहीं दे सकता, बिकॉज एक तो लाइसेंस कॉपी, दूसरा शायद आपका लैपटॉप उस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का है ही नहीं जो मुझे चाहिए। मे बी आप i3 यूज कर रहे हैं, मुझे i7 i9 का सॉफ्टवेयर, i9 का प्रोसेसर चाहिए, जो कि मैंने कंपनी में आपके लिए खरीद रखा। तो देखिए, ये कंपनियां बहुत जल्दी, आईटी अफेक्ट नहीं हुआ ऐसे ये गलत है, आईटी भी बहुत अफेक्ट हुआ इस पेंडेमिक से। लेकिन आईटी कहाँ पे अफेक्ट हुआ? आईटी वहां पे अफेक्ट हुआ जहाँ पे डेवलपमेंट ऑन प्रीमाइस था। लेट मी टेल यू दिस, वहां बहुत तकलीफ है। ऑलमोस्ट 2 महीना 3 महीना शटडाउन रहा बॉस पूरा, जब तक ये पूरी तरह से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया, जब तक लोगों को घर तक नहीं पहुंच गया। फिर आया इंटरनेट का इशू, सबके पास घरों पे क्या था, मोबाइल से एक्सेस था। अब मोबाइल पे काम नहीं हो सकता, आपको इतनी स्पीड मिल ही नहीं सकती। लोगों ने वक्त मांगा कि यार रुको, हमको जरा सा, मेरी एरिया में इंटरनेट ठीक से नहीं आता है, मुझे लीज लाइन लेनी पड़ेगी, अगर फिर मुझे अडेप्टर्स लगाने पड़ेंगे, राउटर्स लगाने पड़ेंगे, वाईफाई। तो यहाँ पे वो डेवलपमेंट, आईटी का वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट ना अफेक्ट हुआ है, 2 से 3 महीना बहुत बैडली अफेक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो लोग क्लाउड पे थे, जैसे हम लोग सेल्स फोर्स पे थे, जो लोग अजूर पे थे, जो लोग AWS पे थे, ठीक है। तो क्लाउड पे काम करने की वजह से पहली बात तो ये जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है ना, ये हमारे लिए नया नहीं था। क्यों पता है क्या? हफ्ते में 5 दिन की वर्किंग, मंडे से लेकर फ्राइडे, उसमें भी ना 1 दिन 2 दिन तो वर्क फ्रॉम होम डिमांड कर लिया जाता था पहले से। आप अपने टीएल से बात कर लो कि सर थर्सडे को वाइफ को लेके जाना है यार, थोड़ा सा गायनोकोलॉजिस्ट के पास में, प्लीज मेरे को वर्क फ्रॉम होम चाहिए। ठीक है ना यार, कोई इशू नहीं, रिक्वेस्ट डाल दे, मेल डाल दे, बात खत्म। थर्सडे का आपने घर से काम कर लिया। कैसे किया? उस पीरियड में नहीं करा। आपको कितने 7 घंटे देने, 8 घंटे देने, वो आप दिन में दो, रात में दो, मिडनाइट दो, कभी भी दो। टास्क दिया है, कंप्लीट करो, डेडलाइन से कंप्लीट करो, खत्म। ठीक है, मीटिंग्स अटेंड कर लो, मीटिंग्स का अपना समय होता है, बाकी समय पे आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट करो। आप ऑफिस में नहीं हो, मतलब आप अपनी हिसाब से जैसा काम करना है वैसा करो। आपको जो टास्क है, आपकी डेडलाइन है, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। बाकी आप कैसे भी करो, आप दिन भर दिन भर अपने काम निपटा लो, रात में बैठ के आराम से सुकून से डेवलपमेंट करो, कोई प्रॉब्लम। आप बोलो अपने टीएल को, सर मैं रात में काम करता हूँ, मेरे दिन में बहुत शोर रहता है, मेरे 3 3 बच्चे यार मेरा दिमाग खा जाते हैं, मैं उनके साथ में बैठ के लॉजिक लिख ही नहीं पाता। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बच्चों को सोने दे, रात को 9 बजे सुलाते और 10 बजे से काम करने बैठ जाओ, कोई इशू नहीं। ये था क्लाउड पर काम करने का मजा, और इस चीज की हमको प्रैक्टिस थी। होता ये था कि हफ्ते में 1 दिन, कभी 10 दिन में 1 दिन, कभी 20 दिन में 1 दिन या 2 दिन डिमांड करते थे वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन लगा, घरों से काम शुरू कर दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सिस्टम ट्रांसफर नहीं करा, कुछ नहीं करा, अपने लैपटॉप पे वीपीएन इंस्टॉल करा, दैट्स इट। आज जो मैं काम करता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। इस पे मैं कैसे काम करता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, दैट्स इट। बस मैं एक लॉगिन करता हूँ, काम करता हूँ, खत्म। तो ये इतना सिंपल है। तो आईटी अफेक्ट नहीं हुआ ऐसा नहीं है, आईटी अफेक्ट हुआ। कौन अफेक्ट हुआ? जो ऑन प्रीमाइस डेवलपमेंट पे था। लेकिन जो भी क्लाउड डेवलपमेंट पे थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, उल्टा उनका तो रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखो, पिछले 1.5 साल 2 साल से हमने ऑब्जर्व किया है, प्रोजेक्ट माइग्रेट हो रहे हैं, नया डेवलपमेंट तो आ ही रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है। सेल्सफोर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेल्सफोर्स में अब माइग्रेशन की प्रोजेक्ट्स बहुत मिल रहे हैं। मतलब वो प्रोजेक्ट जो किसी और टेक्नोलॉजी पे थे, किसी भी ऑन प्रीमाइस टेक्नोलॉजी पे थे, प्रोजेक्ट जावा पे बने थे, प्रोजेक्ट यू नो आपके जेएस नोड वगैरह पे बने हुए थे, प्रोजेक्ट में भी पाइथन पे थे, किसी भी XYZ टेक्नोलॉजी पे थे, ऑन प्रीमाइस टेक्नोलॉजी पे। अभी माइग्रेशन के फेजेस चल रहे हैं। लोगों को समझ में आ गई ये बात कि ये काम नहीं चलेगा, ये ऑन प्रीमाइसेस नहीं चलेगा, क्लाउड ही फ्यूचर है। आपको आज, कल, परसों, लेकिन कभी ना कभी आपको पूरी तरह से माइग्रेट होकर क्लाउड पे जाना ही पड़ेगा। बिकॉज क्लाउड के साथ में खासियत ये है कि कोई भी क्लाउड एप्लीकेशन आपके एंड से एक्सेस नहीं होता है, बस वो एक्सेस होता है सर्वर से। पहली बात, अगर वो सर्वर से एक्सेस होता है, मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे क्लाउड पे काम करना है, मैं कहीं पर से भी काम कर सकता हूँ, मैं कैफेटेरिया से काम कर सकता हूँ, मैं शॉपिंग मॉल से काम कर सकता हूँ, मैं मेरे घर से काम कर सकता हूँ, मैं मेरे ऑफिस से काम कर सकता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन मुझे एक्सेस करना है, मैं कहीं पर से भी एक्सेस कर सकता हूँ। डिवाइस की इंडिपेंडेंसी है, मैं लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं मोबाइल पे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं लिटरली उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं किसी भी देश से एक्सेस कर सकता हूँ, किसी भी सिटी से एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चाहे जहां से चाहे उसे एक्सेस कर सकता हूँ। और इतनी इंडिपेंडेंसी तभी मिलेगी जब आप क्लाउड पर। तो क्लाउड ही फ्यूचर है। आईटी में अब ऑन प्रीमाइस नहीं बचेगा, ठीक है। आईटी में अब ऑन प्रीमाइस नहीं बचेगा, स्पेशली पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक के बाद लोगों को पता चल चुका है कि अगर 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 रहना है, बिजनेस में रहना है, मार्केट में रहना है, तो टेक्नोलॉजी स्विच कर लो। तो अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बिकॉज मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं ये देख रहा हूँ।
नया डेवलपमेंट है, ऑफ कोर्स है, बहुत सारा डेवलपमेंट है, लेकिन माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब हमको ना बने बनाए मॉड्यूल्स हैं, उनको उनको कन्वर्ट करना है, और हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं इसमें कि कैसे इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करें सेल्स फोर्स। सबसे ज्यादा ये चल रहा है माइग्रेशन के ऊपर। मैं पिछले 3 प्रोजेक्ट माइग्रेशन पे काम किया, अब जाके एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें फ्रेश डेवलपमेंट है। मैं बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज को, मतलब कुछ तो नया मिलेगा पढ़ने को, कुछ तो नया डेवलप करने को मिलेगा। क्योंकि पिछले 3 प्रोजेक्ट में तो बस वही कर रहा हूँ मैं, बना बनाया प्रोजेक्ट है, फंक्शनैलिटीज बदलनी है, किसी और टेक्नोलॉजी में सेल्स फोर्स में लाना है, तो एंड यूज कैसा है उसको देखते हुए, एंड प्रोडक्ट कैसा है उसको लेके बस माइग्रेट करना। क्यों माइग्रेशन चल रहा है, रीजन क्या था, पेंडेमिक की वजह से लोगों को समझ गया कि अब ऑन प्रीमाइस टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। अगर आपको बचना है, अगर आपको इन चीजों से बचना है, तो आपको क्लाउड पे जाना ही पड़ेगा। तो भाई ऐसे और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि क्लाउड ही आईटी का फ्यूचर है। और क्लाउड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। क्लाउड में AWS है, क्लाउड में AWS है, क्लाउड में अजूर है, ठीक है, क्लाउड में सेल्सफोर्स भी है। एक कंपैरेटिव स्टडी कुछ दिन आगे में, मे बी कल वगैरह, जब और कंसेप्चुअल हो जाओगे आप सेल्सफोर्स पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप सेल्सफोर्स में ही क्यों आ रहे हैं, और आपने सेल्सफोर्स का चुनाव किया है तो ये आपके लिए बेस्ट क्यों है। आप अजूर में भी जा सकते हो, आप AWS पे भी जा सकते हो। बहुत सारे क्लाउड वेंडर्स हैं ना, बहुत सारे क्लाउड वेंडर्स। ये इतने सारे कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं, और बहुत सारे, ये तो कुछ भी नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ नाम है। आपने सुना होगा अमेजॉन, ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट सुना होगा, IBM, ओरेकल, अलीबाबा, गोडैडी, बहुत सारे क्लाउड वेंडर्स हैं। आप किसी की भी टेक्नोलॉजी पे जा सकते हो, लेकिन आप सेल्सफोर्स में ही क्यों आ रहे हो, क्या फायदा है आपका सेल्सफोर्स में आने का। तो ठीक है, मुझे धीरे धीरे आपको सेल्सफोर्स की तरफ लाने दो और कंपैरेटिव स्टडी बनाने दो। उसके बाद आपको समझ में आया कि हाँ, क्लाउड में आपने सबसे बेस्ट को चुना है। आपने उसको चुना है जो क्लाउड में सबका कहना चाहिए कि सबसे टॉप पर है। आपने उसको चुना है जिसने कंसिस्टेंटली पिछले 20 साल में 11 साल से कंटिन्यूसली 1 रैंकिंग पर है, ठीक है। आपने उसको चुना है जो पिछले 11 सालों से नंबर 1 है, और जिसने प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले 2 साल में 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 3 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 240 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। आपने उसको चुना है, ठीक है। तो 240 मिलियन मतलब सारी इंडिया भी अगर सेल्सफोर्स कर लेगी ना बॉस, तब भी आपके लिए स्कोप है, घबराओ मत, ठीक है। तो आपने उसको चुना है, तो अब ये कुछ पॉइंट्स थे और धीरे धीरे क्लियर होगा। तो आपने सेल्सफोर्स ही क्यों चुना है और आप क्यों सेल्सफोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं क्लियर करता चला जाऊँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू ऑन प्रीमाइस ऑन क्लाउड एप्लीकेशन। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग. Cloud computing is entirely is a cloud application. Whatever the application you develop inside a cloud is being developed by the cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्या ये कोई टेक्नोलॉजी है, क्या कोई ये बुक का नाम है, क्या कोई सॉफ्टवेयर का नाम है, नो, इट्स जस्ट अ कंसेप्ट, इट इज अ कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट आज का नहीं है, ये कंसेप्ट आज से 20-25 साल पुराना कंसेप्ट है, तभी इंप्लीमेंट होकर यहाँ तक पहुंचे। आज जो हम देख रहे हैं ना, ये फाइन प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 20-25 साल पहले। कुछ लोग थे जिन्होंने इसका दिमाग लगाया था, हाँ, और कुछ लोगों ने सोचा था कि हम डेटा को सर्वर पे रखें और सर्वर के थ्रू एक्सेस करें। बहुत सारे हर्डल्स थे यार उस वक्त, सर्वर्स नहीं हुआ करते थे, सर्वर स्पेसेस नहीं, हार्ड डिस्क नहीं हुआ करती थी उतनी कैपेसिटी की, मोरोवर इंटरनेट नहीं हुआ करता था इतना, है ना। स्टिल द कंसेप्ट वाज, कंसेप्ट उस वक्त आया था। जैसे आज आपने लाईफाई सुना होगा, वाईफाई तो आप सुनते हैं, लाईफाई सुना है किसी ने, लाईफाई सुना है क्या किसी ने, डज एनी नो अबाउट दिस कंसेप्ट? अगर किसी ने सुना है तो प्लीज शेयर करो। वाईफाई सुना होगा आपने, आई थिंक वाईफाई तो आप यूज ही करते हो, लाईफाई सुना है क्या? नहीं सुना तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। लाईफाई जो है ना, लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने वाली टेक्नोलॉजी। सोचो कितना फास्ट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड है ना, इतना स्पीड से डेटा ट्रांसफर करना। सो अभी जैसे आप वाईफाई से, तो वाईफाई में आपका मीडियम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपका मीडियम है। बिकॉज डेटा ट्रांसफर होता है तो चैनल चाहिए। आप रेडियो सुनते हैं तो क्यों, बिकॉज रेडियो से ब्रॉडकास्ट होता है ना, ब्रॉडकास्ट होता है तो क्या मीडियम, क्या मीडियम एयर है, एयर में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग बची है हमारे अंदर, से बहुत साल हो गया पास हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडियम, हर चीज को ट्रांसफर होने को एक मीडियम चाहिए। लाइफाई इज अ टेक्नोलॉजी जहाँ मीडियम लाइट है, लाइट से अगर डेटा ट्रांसफर होगा तो बहुत फास्ट होगा। जब ऑप्टिकल फाइबर से डेटा ट्रांसफर होना जिसने सीखा था, ऑप्टिकल फाइबर, है ना, जहाँ पर डेटा काफी ट्रांसफर स्पीड में पहले कोएक्सिकल केबल्स होते थे, कोएक्सिकल के बाद में ऑप्टिकल फाइबर आया, लोगों को पता चला ऑप्टिकल फाइबर से बहुत स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है। अब वाईफाई आया, वाईफाई का एडवांसमेंट लाईफाई है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जहां लाइट जाएगी वहां पे सिग्नल जाएगा। एक कमरे से बाहर अगर आप लाइट को हर्डल दे दोगे तो सिग्नल नहीं जाएगा। कुछ ड्रॉबैक लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है आप में हमारे दौर या हमारे बच्चों के दौर में टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। यस श्वेता।
आपको शेयर करना चाहते हैं प्लीज। हाँ श्वेता, बिकॉज यू हैव रेज्ड हैंड, मैं आपको बोलता कि आपको शेयर करना चाहते हैं क्या। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद द टॉपिक। सो ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है, डेफिनेटली मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड इज बेसिकली अ कांसेप्ट, यू नो क्लाउड इज व्हाट, क्लाउड इज अ कांसेप्ट जो आज नहीं, आज से 20-25 साल पहले आ चुका है। एंड व्हाट्स द मेन फंडा ऑफ क्लाउड इज, यू नो, whatever the application, whatever the resources, whatever the IT resources you are going to use inside the cloud, you are going to use in the rental basis, on the service basis। अब ये क्या होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज यही बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सी एवरीथिंग, एवरी आईटी रिसोर्स, आईटी के रिसोर्सेस जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, सर्वर की स्पेसेस है ना, डेटा सर्वर्स, रिकवरी सर्वर्स, फाइल सर्वर्स, बैकअप एंड रिकवरी, डिजास्टर सेंटर्स, व्हाटएवर। आईटी में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। आईटी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, वो सारे उसके रिसोर्सेस हैं। ठीक है, आप एक मेडिसिन की शॉप में जाते हैं, आप क्या जो जो कुछ भी ले सकते हैं वो उसके रिसोर्सेस। आप हार्डवेयर की दुकान में जाते हैं, वहां से आप जो भी ले सकते हैं वो उसके रिसोर्सेस हैं। ठीक है, वट एवर द काइंड ऑफ सर्विस दैट वेंडर कुड प्रोवाइड यू, समथिंग कॉल्ड एज रिसोर्सेस। what the IT can provide you, that is something called as IT resources। तो मैं क्या दे सकता हूँ एज एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन, what could I give you? I can give you one application, I can give you one software, है ना, I can give you some server spaces, I can give you some nodes, you know, I can give you like, you know, data servers if you're having some crucial data। I can even offer you the backup and recovery at the disaster centers कि अगर आपके डेटा को कुछ नुकसान हो गया, if you are a banking organization, if you are a financial organization and you are storing a huge amount of records of this financial records, data loss नहीं होना चाहिए। तो आई कैन प्रोवाइड यू दैट बैकअप एंड रिकवरी सेंटर। मैं आपको 3 सेंटर दूंगा बैकअप रिकवरी के, 3 अलग अलग देशों में। अगर आपके आपके देश में, आपकी कंट्री में कुछ डिजास्टर आ गया है ना, नॉर्मली भूकंप आ गया, पानी सुनामी आ गया, एक जगह से डेटा लॉस्ट हो गया, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मैं आपको चाइना से रिकवर करके दूंगा, यूएस से रिकवर करके दूंगा, कनाडा से रिकवर करके, बिकॉज आई हैव प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेस। ये सब है आईटी के रिसोर्सेस। ये पहले ऑन प्रीमाइसेस हुआ करते, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते थे, सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, सर्वर स्पेस खरीदना पड़ता था, बैकअप रिकवरी खरीदना पड़ता था, हर चीज खरीद के लानी पड़ती थी, हमारे नाम से लाइसेंस बनता था, पैसा बहुत ज्यादा लगता, यू नो। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड यू एवरी आईटी रिसोर्सेस ऑन द रेंटल बेसिस, किराए पे चीजें कम में मिलती है। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि, और सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको कार से सफर करना है, बारिश हो रही है, आप यहाँ से कहीं और जाना चाहते हैं, आप किसी शादी में, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, लड़कियां तो बहुत अच्छे से तैयार होती है, इतनी अच्छी तैयारी करी, बारिश आ गई, एंड मोमेंट पे बारिश आ गई, आप एक्टिवा से थोड़ी ना जा पाओगे, आपको कार चाहिए, जाना चाहिए, आपको कार से जाना चाहिए, वरना आपका सारा हुलिया बदल जाएगा, है ना, लोग पहचानने से इनकार कर देंगे, आपको बोलेंगे ये कौन आ गया। तो आप क्या कार खरीदोगे? आप इस सफर के लिए कार खरीदोगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, कौन ऐसा करेगा। हम क्या करेंगे, हम यार ओला उबर का ऐप है हमारे पास, हमें कार बुक करेंगे रेंटल बेसिस पे, और बिल्कुल बारिश आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, छतरी से अंदर कार में घुस गए, उधर के छतरी से वहां पहुंच गए, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व, रेंटल बेसिस पे। आपको जॉब लगी सेल्स फोर्स में, आप बैंगलोर चले गए, आप हैदराबाद चले गए, अब आपको रहना है, तो क्या आप वहाँ फ्लैट खरीदोगे? नहीं, ऑब्वियसली हाँ खरीदोगे, लेकिन कुछ साल बाद खरीदोगे ना, एकदम इमीडिएटली गए बराबर कौन खरीद लेता यार, बड़ा ऑब्वियस बात है। क्या करोगे आप, फ्लैट रेंटल बेसिस पे लोगे, खरीदने जाओगे मे बी आपको 12 लाख 20 लाख लगेंगे, रेंटल पे लेने जाओगे आपको 12,000 रुपए लगेंगे, कार खरीदने जाओगे 5 लाख रुपए लगेगा, कार रेंट काल पूर करोगे आपको हार्डली 500 रुपए लगेंगे, दैट्स इट। ये है रेंटल बेसिस पे, ये एग्जाम्पल है मेरा। आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप चीजों को खरीदने की कोशिश करोगे, एप्लीकेशंस खरीदोगे, सॉफ्टवेयर खरीदोगे, इंस्टॉल करोगे, सर्वर्स खरीदोगे, सर्वर स्पेस खरीदोगे, तो आपको पैसा बहुत लगेगा बॉस। अगर यही चीजें आपको रेंटल बेसिस पे मिल जाए तो बहुत कम पैसे में वो रिसोर्स आपको मिल जाएगा, यू नो, बहुत कम पैसे में, है ना। कहाँ 5 लाख यार, कहाँ 500 रुपये, कहाँ 25 लाख, कहाँ 12,000। एग्जाम्पल है, कंपेयर कर सकते हो, 1% भी नहीं होता होगा शायद, या शायद उससे भी कम होता हो। तो इतना फर्क पड़ता है। यही सेम एग्जांपल आईटी रिसोर्सेज पर भी आता है। जब ऑन प्रीमाइस ही एक टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, मात्र एक ही उपाय था, क्लाउड नाम की कोई चीज नहीं थी, तो हर चीज बहुत महंगी थी, यू नो, सॉफ्टवेयर बहुत महंगे थे। लोग तो ये भी कहते थे कि हार्डवेयर खरीदना आसान है, सॉफ्टवेयर खरीदना बहुत मुश्किल है, और हकीकत में ऐसा था, एक दौर था यार, हमने खुद देखा है ना वो, जब हम कंप्यूटर खरीद के लाए थे यार, बहुत पहला मेरा कंप्यूटर हुआ करता था, सॉफ्टवेयर सारे पायरेटेड थे। क्यों? क्योंकि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस वक्त 5 से 7 हजार का था भाई, टोटल कीमत 12,000 की थी, उसमें भी 7,000 का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन लेगा। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम लेने के बाद MS ऑफिस डालना है, वो 3-4 हजार का,
मतलब जितना हार्डवेयर नहीं उससे ज्यादा कि तो सॉफ्टवेयर महंगा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन थे सारे के सारे। तो कंसेप्ट क्या था? कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदता था, सारी पायरेसी चलती थी, सारी पायरेसी चलती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड, कोई भी सॉफ्टवेयर, सब क्रैक वर्जन, सब क्रैक वर्जन। कौन खरीदता था? सिर्फ इंडस्ट्रीज खरीदती थी। अभी तो हमारे लेवल की बात होगी ना, हम लोग उस वक्त इतने नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्री में थोड़ा चलता था, इंडस्ट्री में सब कुछ खरीद के होता था, सब कुछ जेन्युइन रहता था। कितना महंगा पड़ता था, सोचो कितना महंगा पड़ता था एक इंडस्ट्री। एक छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं फॉर्म होता था, स्टार्टअप जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी। कहाँ सुना होगा आपने 20-25 साल पहले किसी ने स्टार्टअप नाम का कोई वर्ड भी सुना होगा क्या? नहीं, स्टार्टअप नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत थी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर्म करना मजाक नहीं था, इसीलिए बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उस वक्त। टीसीएस आया था, टाटा, देखो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टेक महिंद्रा, महिंद्रा कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, विप्रो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोगों थे जिन्होंने इंडिया में सॉफ्टवेयर लाया था, क्योंकि वाकई में इनके बस का था यार, इनके बस का था वो उतना बड़ा रिसोर्सेस फॉर्म करना, नॉर्मल इंसान के बस का नहीं था। इन्फोसिस कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, यही लोग होते थे और इनके ही बस का था, इनके पास था इतना एक्सपेंड, इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ताकत। तो वो दौर था एक जब ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशन लिटरली हर किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। जहां से क्लाउड आया वहां से सब कुछ बदल। क्लाउड पे आपको चीजें मिलती है रेंटल बेसिस पे। तो जहां जिस लाइसेंस के लिए आपको शायद 50,000 देने पड़ते एग्जाम्पल, वहां शायद आपको 500 में वो चीज मिल रही है। तब शुरू हुआ कंसेप्ट स्टार्टअप्स का, मिड लेवल कंपनीज का, कि तब एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन भी लाइसेंस कॉपी वाला सॉफ्टवेयर रख सकती थी। हाँ, ये था कि उसने लाइसेंस कौन सा लिया था? रेंटल लाइसेंस, रेंटल लाइसेंस लिया था। रेंटल लाइसेंस कॉस्ट एक्चुअल लाइसेंस से बहुत कम। तो एक आपके मेरे जैसे लोगों का जो सपना हुआ करता था कि एक इंडस्ट्री बनाऊंगा, क्लाउड के बाद पॉसिबल। क्योंकि इंडस्ट्री में सारी चीजें जिनाइन चाहिए ना, सब चीजें मतलब सब लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके साथ वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है सिर्फ क्लाउड के साथ। तो ये है बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा कंसेप्ट है क्लाउड। क्लाउड के आने से बहुत चीजें बदली है, क्लाउड के आने से बहुत सारे बिजनेस बने, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई है। बिकॉज क्लाउड हर चीज, हर आईटी रिसोर्सेज वट एवर द क्लाउड प्रोवाइड, है ना, क्लाउड प्रोवाइड्स इट ऑन द रेंटल बेसिस and the cost is drastically down. Let me show you that. Okay. Now today, because it's your first day, I'm going to end this now, this first 1 घंटे क्लास से। कल से हमारी 1.5 घंटे की क्लास पूरी करूंगा मैं। यू आर गोइंग टू गेट दिस अप टू द 9 PM ना, फ्रॉम 7:30 to 9, इतना मैं लूंगा, ठीक है। आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ। टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। है ना, क्लाउड में 3 तरह की सर्विसेज होती है, SaaS, PaaS, IaaS। क्या होता है एग्जैक्टली ये मैं कल से स्टार्ट करूँगा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर। मैं आज यहाँ पर एंड करता हूँ और पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन आउट्स पूछ सकते हैं।